नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर आईएएस एनपी पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश पर आईएएस को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ऑब्जर्वर हैं यूपी के आईएएस एनपी पांडे और फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है चुनाव आयोग के आदेश के बाद। चुनाव ड्यूटी के दौरान महिला से अभद्रता की और इस मामले में जांच के बाद फिलहाल आयोग ने आरोप को सही पाया और फिर आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आदेश पर निलंबन हुआ। एक बार आपको फिर से बता दें, वर्तमान में एपीसी ब्रांच में विशेष सचिव हैं एनपी पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आईएएस एनपी पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आदेश पर आईएएस को सस्पेंड किया गया है। आईएएस अफसर एनपी पांडे को ऑब्जर्वर के तौर पर काम पे लगाया गया था, लेकिन वहां पर एक महिला के साथ अभद्रता को लेकर इस मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और जांच में जो आरोप है वो सही पाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत ही निर्देश दिया है आईएएस अफसर एनपी पांडे को सस्पेंड करने के लिए। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश पर निलंबन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जब एक आईएएस अफसर को महिला के साथ अभद्रता के कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। आईएएस एनपी पांडे को सस्पेंड किया गया। एक बार आपको फिर से बता दें, चुनाव आयोग के आदेश पर आईएएस को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किए गए थे आईएएस एनपी पांडे, लेकिन फिलहाल यहां से खबर ये आई कि एक महिला के साथ चुनाव ड्यूटी के दौरान महिला से अभद्रता की गई थी और इस बात की जब शिकायत की गई तो फिर तुरंत ही आयोग ने जांच बैठाया। जांच में सही पाया गया इस आरोप को और फिर चुनाव आयोग ने आदेश पर निलंबन कर दिया गया, यानी कि आदेश दे दिया गया है निलंबन के लिए और तुरंत ही निलंबन कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, आईएएस एनपी पांडे को सस्पेंड किया गया है। आईएएस एनपी पांडे पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के तरफ से ऑब्जर्वर बनकर गए थे, यानी कि ड्यूटी पर लगाए गए थे, लेकिन चुनाव के दौरान एक महिला के साथ अभद्रता की थी और ये अभद्रता को लेकर जब शिकायत की गई चुनाव आयोग से तो चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच कराई और जांच में सही पाया गया। इसके बाद निलंबन के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर एक बार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईएएस एनपी पांडे को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एपीसी ब्रांच में विशेष सचिव के तौर पर एनपी पांडे तैनात है वर्तमान में, लेकिन फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात आईएएस एनपी पांडे को सस्पेंड किया गया है। और आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक आईएएस अफसर को महिला के साथ अभद्रता के मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है, डिटेल्स में बताइए। देखिए, एपीसी ब्रांच में विशेष सचिव हैं एनपी पांडे। जी। इनको ऑब्जर्वर बना करके पुरुलिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर इस समय चुनावी माहौल है, चुनाव ड्यूटी में ऑब्जर्वर बना करके भेजे गए थे। इनको पर एक आरोप लगा था पिछले दिनों कि इन्होंने एक जो महिला कर्मचारी जो ड्यूटी पर ही थी उसके साथ अभद्रता की है, उसके साथ कुछ अश्लीलता की हुई है। ये शिकायत जब चुनाव आयोग के पास पहुंची तो चुनाव आयोग ने इस पर जांच बैठा ली और जांच रिपोर्ट आने के बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग ने अपनी जांच में ये पाया है, जो उन पर आरोप लगाए थे उस महिला के द्वारा, वो सच पाए गए हैं। आरोप सच की रिपोर्ट जैसे ही आई कि आरोप सच पाए गए हैं, तुरंत ही उस पर कार्रवाई कर बिना देरी के चुनाव आयोग ने इनको सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से कई आईएएस अधिकारी पश्चिम बंगाल भेजे गए, तो उन्हीं में से पांडे जी को भी भेजा गया था और अब इनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है तो उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी, आदित्य, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में ये पहला ऐसा मामला हुआ होगा जब किसी ऑब्जर्वर पर इस तरीके के आरोप लगे होंगे, एक महिला के साथ अभद्रता की। हम डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि कहां पर इस वक्त वो ड्यूटी पर तैनात है, पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर के तौर पे कौन से जिले में है और क्या हुआ था? क्या उनके तरफ से कोई सफाई दी गई है, कोई बातें कही गई है अपने आरोप को यानी छुपाने के लिए या फिर उसे बचाने के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचे हुए हैं। जी। ये वहां पर ऑब्जर्वर के रूप में, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से सर्वे सर्वा एक ऑब्जर्वर ही होता है
तो जितने भी जो ड्यूटी कर्मचारी होते हैं उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्हीं के अंडर में आते हैं। जी। तो जिन महिला ने इन पर आरोप लगाए हुए हैं वो भी इनके अंडर में ही वहां पर चुनाव ड्यूटी कर रही थी। और चुनाव ड्यूटी के दौरान ही इन्होंने कई बार उनको बुलाया और उनसे कुछ इस तरह की शब्दावली और उनका बात व्यवहार कुछ ऐसा रहा जिस पर महिला ने एतराज किया और उसकी शिकायत की गई। शिकायत हुई तो चुनाव आयोग से ही थी, क्योंकि शिकायत हुई सीधे चुनाव आयोग ने तत्काल बिना देरी किए हुए वहां पर एक कमेटी बनाई और जांच किया इस पूरे मामले में। जांच में जो पांडे हैं IAS NP पांडे ये दोषी पाए गए। जी, और जब दोषी पाए गए चलिए तो बहुत बहुत सस्पेंड कर दिया शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एक IAS अफसर यानी जो NP पांडे हैं ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इसलिए सस्पेंड किया गया है कि महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के अगले CJI हो सकते हैं NV रमणा। जस्टिस बोबडे के बाद NV रमणा के नाम की सिफारिश की गई है। यानी कि आपको बता दें 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है जस्टिस बोबडे का कार्यकाल और उसके बाद सरकार ने CJI के लिए नए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऐसे में सरकार ने CJI बोबडे से उत्तराधिकारी का नाम मांगा था। देश के 48वें CJI हो सकते हैं जस्टिस NV रमणा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने CJI को लेकर यानी 48वें CJI को लेकर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऐसे में जो नाम मांगे गए हैं उसमें सबसे आगे यानी बोबडे ने जो नाम सुझाए वो NV रमणा का नाम सिफारिश किया गया है। तो और ब्रजेश के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम में जो नाम आते हैं उन नामों के आधार पर ही तय होता है, जो सीनियर मोस्ट होता है वो CJI बनता है जी। और इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ है। इसी प्रक्रिया के तहत अब अगले CJI का नाम तय हो रहा है और इसीलिए माना जा रहा है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि ब्रजेश श्रीवास्तव जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे देश के 48वें CJI के लिए जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और NV रमणा के नाम की सिफारिश की गई है। और आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर आ रही है। धर्मांतरण अध्यादेश से जुड़ी बड़ी खबर है। धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि बड़ी खबर SC ने याचिकाकर्ताओं को एक्ट चैलेंज करने की छूट 6 अप्रैल तक एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि छूट दी है 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं याचिकाकर्ता। यानी कि धर्मांतरण अध्यादेश विधानमंडल में पास होने के बाद ये जो कानून है वो बन चुका है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनावी रैली में जहां भी जाते हैं उस बात का जिक्र जरूर करते हैं। और इस मामले में यानी कि धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर हाईकोर्ट में ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और आलोक मालवीय जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। आलोक मालवीय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी सबको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई थी? देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में धर्मांतरण को लेकर बातें चल रही थी और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के में याचिकाकर्ताओं ने इसको चुनौती दी थी, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा धर्मांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया है। इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें बताया गया था कि धर्मांतरण जिस तरह से जायज है और किस तरह से नाजायज है, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बराबर बहस चल रही थी। और बहस चलने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चुनौती की जितनी भी याचिकाएं उसे खारिज कर दिया है और इसके साथ ही 6 अप्रैल को एक्ट को चैलेंज करने के लिए बोला है कि आप जो ये एक्ट बनाया गया है धर्मांतरण संबंधी, इस पर आप 6 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर अपने चैलेंज को दे सकते हैं, जिसके बाद फिर से बहस की जाएगी और एक्ट पर बदलाव के बारे में बातचीत की जाएगी। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनौतियों को खारिज करते हुए जो एक्ट बनाया गया है उसे फिलहाल जारी रखा है। जी विद्या। चलिए, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सीतापुर से खबर, जहां पर विश्व टीबी दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरी दुनिया में टीबी को लेकर अभियान चलाया गया है। बीमारी को लेकर लोगों से भेदभाव न करें, यानी टीबी जो पेशेंट हैं उससे कोई भेदभाव न करें, लोगों को जागरूक करें। सीएम योगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध अपने हैं और लगातार वो
वैक्सीनेशन को लेकर यानी कोरोना को लेकर भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और खासकर टीबी दिवस के मौके पर जब उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्हें सीधे सीधे कहा कि टीबी को 2025 तक पूरी तरीके से मुक्त कर देना है और इसके लिए एक विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आप सबसे ये अपील है कि टीबी पेशेंट से यानी कि जो टीबी के मरीज हैं उनसे आप किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर खासकर कोरोना की बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप सावधान रहें क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है, संक्रमित पाए जा रहे हैं, लोगों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। इस कार्य में तेजी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि तेजी तो पहले से ही है लेकिन और तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। योजनाओं की कमी नहीं है। प्रदेश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। टीबी की बीमारी का उपचार एकदम मुफ्त है। रोगी अगर चिन्हित हो जाए, सबसे पहली शर्त ये कि दवा प्रारंभ करने के बाद उसमें निरंतरता रहनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 300 दिन का कोर्स है और उसने 100 दिन तक दवा ली फिर बीच में छोड़ दिया तो ये 100 दिन भी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, बीमारी दूसरे रूप में फिर आ जाएगी। इसलिए उपचार में निरंतरता और नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ दिन पर शासन की योजनाओं की कमी नहीं है। प्रदेश और ट्रूनेट मशीन, मुझे याद है जब विगत वर्ष कोरोना आया था, आरटीपीसीआर की लैब हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने उस समय हर एक जनपद को और प्रत्येक हॉस्पिटल को एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई थी। कोरोना जांच में भी ये मशीन उतनी प्रभावी थी और उसने हमें बहुत मदद की उस समय कोरोना को नियंत्रण करने में, कोरोना के उपचार करने में और कोरोना मरीज को समय पे हॉस्पिटल पहुंचाने में। आज मुझे प्रसन्नता है कि ट्रूनेट मशीन 451 एक साथ प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से अब हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की जांच कर सकेंगे और उसके माध्यम से मरीज को चिन्हित करके फिर उसके उपचार की व्यवस्था भी हम कौशाम्बी दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जमकर स्वागत किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अखिलेश यादव के साथ कई सपा नेता भी मौजूद रहे। तो कौशाम्बी दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे, काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और उनके साथ काफी संख्या में नेता भी थे समाजवादी पार्टी के। यानी 2022 के आगाज को लेकर, तैयारियों को लेकर लगातार जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जगह जगह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और ऐसे में कौशाम्बी पहुंचे, जहां पर काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। आशीष पांडे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष पांडे, हम आपसे जानना चाहेंगे, कौशाम्बी पहुंचे थे अखिलेश यादव, क्या कुछ खास रहा वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। करारी के पूर्व चेयरमैन मौला बख्श के सौपुत्री की शादी हुई थी, उसी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। जैसे ही वो कौशाम्बी आगमन हुआ उनका, वैसे कार्यकर्ताओं का जितने कार्यकर्ता थे काफी उनका भव्य स्वागत किया गया। जोरदार जगह जगह उनकी गाड़ियां रुकवा के काफी भव्य स्वागत किया गया। अब वो मौला बख्श पूर्व जो चेयरमैन उनके घर पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शादी समारोह में पहुंचे थे अखिलेश यादव और काफी संख्या में वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत। बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। त्योहारों पर भीड़ रोकने के निर्देश दिए गए हैं। होली, ईद, ईस्टर, बिहू जैसे त्योहार करीब स्थानीय स्तर पर सख्त फैसले लेने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि किसी भी कार्यक्रम को लेकर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं किसी भी त्योहार में। कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी स्टेट को चिट्ठी लिखी है। तो बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। सीधे सीधे तौर पर कहा है कि होली के मद्देनजर आप सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दें कि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम न हो, यानी कि भीड़ भाड़ वाला कोई कार्यक्रम न हो, ताकि कोरोना संक्रमण जो हो वो फैले नहीं।
आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर है, जहां पूर्व विधायक अजय राय ने अपनी जान को खतरा बताया है। राज्यपाल और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। भाई अवधेश राय की हत्या का मुख्य गवाह हूं, ऐसा कहा है उन्होंने अजय राय ने। और उन्हें कहा कि भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ है। कोर्ट में मामला चल रहा है, जिरह भी हो गया है। अजय राय सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी यानी अजय राय के सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी को हटा लिया गया है। इस बात से खफा उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीधे सीधे मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को। उन्होंने कहा है कि मेरी जान की इस वक्त काफी खतरा है और इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मुख्य गवाह हैं। कोर्ट में जिरह चल रही है और उस हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ रहा है और मेरी जो सिक्योरिटी लगी हुई थी, जो सुरक्षाकर्मी, उसे हटा लिए गए हैं। ऐसे में मेरे जान पर फिर से खतरा मंडराने लगा है और अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरी सुरक्षा की जाए, यानी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी को वापस दिया जाए। तो पूर्व विधायक अजय राय ने अपनी जान को खतरा बताया है। राज्यपाल और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से मेरी जान के ऊपर खतरा है, जिस तरीके से हम सब लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे में गवाह हैं, वादी मुकदमा है, लगातार मुकदमा चल रहा है, अभी स्टे का वेकेट हो गया और उसमें गवाही भी हो चुकी है, जिरह चल रहा है। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है, राज्यपाल को भी कल चिट्ठी लिखा हमने। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो अतिरिक्त सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भी जो पूर्व विधायक के नाते 10% अंशदान पे मेरे साथ सुरक्षा लगी थी, उसे भी परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे विड्रा कर लिया। तो ये पूरी तरीके से सरकार हाथ धोकर हम सब के पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ी है कि अजय राय की आवाज़ दबा दी जाए, ताकि कांग्रेस की आवाज़, आम जनता की आवाज़ खत्म कर दी जाए और पूरी तरीके से ये सरकार सुरक्षा हटाकर, ये हम सबको प्रतीत होता है कि हमारी हत्या कराना चाहती है, हमें मरवाना चाहती है, आवाज़ को हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि एक गोपनीय रिपोर्ट हमारे पास है, क्या गोपनीय रिपोर्ट है? नहीं, गोपनीय रिपोर्ट ये है कि जब हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस पर जवाब आया तो पुलिस के यहाँ के अधिकारियों के जो इनकी अपनी रिपोर्टिंग है, उसमें रिपोर्ट लगी कि अजय राय को जान का खतरा है, इनको। और आकाश यादव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। आकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों सुरक्षाकर्मी को हटा दिया गया है अजय राय के यहाँ से? जी बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंडरा के पूर्व विधायक अजय राय के द्वारा किया गया। इन्होंने लगातार बताया कि इनकी सुरक्षा को लेकर इनके जान पे खतरा है, क्योंकि 1991 इनके भाई अवधेश राय की हत्या की गई थी। हत्या का मुख्य इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा है जी। और जिस लिहाजे से कोर्ट में ये मामला चल रहा है, हालांकि मुख्य गवाह भी है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इन्होंने पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार गाई। उसके साथ साथ अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसएसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय लगातार दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनका अंदेशा है कि लगातार इन पे धमकी या कुछ चिट्ठी फिट्टी ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन इनको खतरा लग रहा है कि कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि ये गवाह है मुख्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं औरैया से खबर, जहां पर बीजेपी नेता भूरे चौबे को जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप पर दी गई है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर 1 महीने के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला यह भी कहा है कि आप एसपी अपर्णा गौतम को भी चुनौती दे, यानी कि कह सकते हैं, उनसे सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बचाने वाला है। मामले की सूचना के बाद एसपी अपर्णा गौतम ने संज्ञान लिया है। एसपी अपर्णा गौतम ने मुकदमा लिख गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। सर्विलांस स्वाट टीम को एसपी ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बीजेपी नेता भूरे चौबे को जान से मारने की धमकी मिली है व्हाट्सएप के जरिए और सीधे सीधे कहा गया है कि एसपी से भी सुरक्षा की गुहार लगा लो, लेकिन कोई नहीं बचाएगा। 1 महीने के भीतर खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसे में भूरे चौबे, जो कि नेता के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज करीब 23 तारीख की रात में 9 बजे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से चैटिंग हुई। उसने हमसे 1 महीने के अंदर चैलेंज के साथ जान से मारने की धमकी दी और पूर्व में जो हमारी दुकान की चोरियां हुई थी, उस चोरी को भी कि हमने इस चोरी की लूट की है, तो मैं जो भी कुछ करना है कर लूँ, तुम्हारी पुलिस और मीडिया मेरा कुछ नहीं कर सकती है। तुमने पहले भी घटना, तुमने मेरा कुछ नहीं कर पाया। थाना कोतवाली क्षेत्र में
आज सुबह एक व्हाट्सएप चैट जो कि सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, उसमें एक व्यक्ति जिसका नंबर उस चैट पे फ्लैश हो रहा है, उसके द्वारा श्री भूरे चौबे जो पूर्व में भाजपा के मीडिया प्रभारी रहे हैं और उनको धमकी भरे मैसेज दिए गए हैं और अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। इस संबंध में बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसका घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है और श्री भूरे चौबे द्वारा दी गई जो तहरीर है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से खबर है जहां पर आरोशी गैंगरेप हत्याकांड मामला में 3 आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा। पास्को कोर्ट ने आरोशी के गुनहगारों को सुनाई है फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 जनवरी 2018 को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी आरोशी को और इस मामले में 3 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है। बुलंदशहर का यह मामला है। तीनों आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा। बुलंदशहर से खबर आ रही है, पास्को कोर्ट ने आरोसी के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है। 2 जनवरी 2018 को अगवा कर गैंगरेप किया गया था और फिलहाल इस मामले में पास्को कोर्ट ने सजा सुनाई है और तीनों आरोपियों को सजाए मौत मुकर्रर की गई है। आरोशी गैंगरेप हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तीनों आरोपियों को सजाए मौत सुनाई गई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। पास्को कोर्ट ने आरोशी के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है। बुलंदशहर से ये खबर है, तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला 2018 का है, जब लड़की के साथ यानी पहले अगवा किया गया, फिर गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पिछले 2 साल से लगातार कोर्ट में जिरह चल रहा था और आखिरकार तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। पास्को कोर्ट ने आरोशी के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है। और सचिन शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ बुलंदशहर से। सचिन, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? जी देखिए, आपको बता दूं, आज बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत 2 जनवरी 2018 को ट्यूशन से घर लौटते समय आरुषि का किडनैप कर लिया था उसके घर के बिल्कुल बाहर से, और उसके बाद उसके साथ चलती गाड़ी में इन आरोपियों द्वारा दरिंदगी की गई थी। करीब 3 साल ये केस चला और उसके बाद आज कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें तीनों आरोपियों को फैसला सुनाते हुए, दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, ये कौन थे ये लोग जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? क्या ये सभी लोग बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के लोग थे और ये सिर्फ घर से इसी इरादे के साथ निकले थे और ये अपने इरादों में सफल भी हुए थे। हालांकि इनकी गाड़ी के पीछे अब्बासी बॉय नाम की एक लाइन लिखी हुई थी, जिससे ये पुलिस में डिटेक्ट हुए थे। उसी के आधार पर आगे केस चला और आज कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई है, और जिसके बाद में इस पीड़िता को न्याय जरूर मिला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पीड़ित को न्याय मिला है, क्योंकि ये जघन्य अपराध है। गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इस मामले में फांसी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जघन्य अपराध था वो कम है, यानी तब तक फांसी पर लटकाया जाना चाहिए जब तक उसको पूरी तरीके से, यानी कि उसे इसका एहसास न हो। क्या आरोपियों के तरफ से जो वकील है वो क्या कह रहा था? क्या इस मामले में आगे अपील किया जाएगा? जी बिल्कुल, आरोपियों के वकील के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो कोर्ट के फैसले को आगे अगली अदालत में, ऊंची अदालत में जरूर चुनौती देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर, बहुचर्चित गैंगरेप हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।